हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सदिशों के योग का बहुभुज नियम क्या होता है, पॉलीगॉन थ्योरम ऑफ वेक्टर एडिशन या पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये होता क्या है कि जब दो से अधिक अर्थात 3, 4, 5, 6, 7, 8 सदिशों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उस परिस्थिति में बहुभुज नियम लगाया जाता है, पॉलीगॉन लॉ लगाया जाता है। तो दो वेक्टर को जोड़ने के लिए आप हेड टू टेल मेथड या टेल टू टेल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब 3 वेक्टर जोड़ना हो, 4 वेक्टर जोड़ना हो, 5 वेक्टर जोड़ना हो या उससे ज़्यादा 7, 8, 10 बहुत सारे वेक्टर को जब ऐड करना हो तो उस परिस्थिति में हमें इस लॉ की आवश्यकता पड़ती है, हमें इस नियम की आवश्यकता पड़ती है। और बड़ा सिंपल लॉ है ये। साधारण तौर पे अगर 3 सदिश भी जोड़ने हो तो आप हेड टू टेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 भी हो तो काम चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है और बड़ा बृहद रूप लेता है, उस परिस्थिति में हमें इस लॉ को लगाना पड़ता है, बहुभुज नियम को अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 3 सदिश, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है। 3 सदिश है और तीनों को जोड़ना है। तो हेड टू टेल मेथड से भी जोड़ने के लिए कहा जाता है, हम कैसे जोड़ेंगे? तो जो पहला सदिश है उसको हम क्या करेंगे, पहले सदिश A जैसे है उसको वैसे ही रख देंगे। ये सदिश A है। अब पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल रखना होता है, तो यहां हम ऐसे रख देंगे। ये सदिश B हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का परिणामी सदिश, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, तो ये वाला आ जाएगा R। आपको याद होगा, 2 सदिश को जोड़ने के लिए पहले वाले का टेल दूसरे वाले के हेड को मिलाते हैं तो ये परिणामी सदिश मिलता है। अब मैंने आपको 3 वेक्टर दिए थे और बोला हेड टू टेल मेथड से जोड़ो, तो सदिश A के हेड पर B का टेल रखा, 2 को हमने जोड़ा और दोनों को जोड़ने से हमको मिल गया R। इसका मतलब है कि A और B, जब सदिश A और सदिश B को हमने जोड़ा तो हमको क्या मिला, R। इसको जरा R1 कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं R1 मिला। हमको तो तीनों जोड़ना था, तो अब तीसरा कहाँ जोड़ेंगे? तो इन दोनों को जोड़ने पर जो आया है R1, उसमें हम तीसरा जोड़ देंगे, क्योंकि 2 सदिशों को जोड़ना हम जानते हैं, 2 वेक्टर को जोड़ना आता है हेड टू टेल मेथड से। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे 4 + 5 + 6 मैं पूछूं कि ये कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें से किसी 2 को पकड़ के पहले आप जोड़ लेंगे। 4, 5, 9 और इन दोनों को जोड़ने पर जो 9 है उसमें तीसरा आप जोड़ लेंगे, आपको मिल गया इन तीनों का योगफल। मिला कि नहीं? तो वही काम हम लोग यहाँ करेंगे। 2 वेक्टर को हमने जोड़ा, उसमें करना क्या है, तीसरा हमें ऐड कर लेना है। तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिला, R1। अब R1 में आपको C जोड़ना है, तो R1 जो है वो ऐसे है, तो R1 का हेड यहाँ है और C1 का टेल यहाँ है हेड टू टेल मेथड से, तो इसके हेड पर इसका टेल रखना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसा होगा। ये है C, तो R1 के हेड पे आप C का टेल रख दिए, इसका मतलब R1 और C को आपस में जोड़ रहे हैं। तो R1 क्या है, दोनों का योगफल, और दोनों के योगफल में तीसरा वेक्टर जोड़ रहे हैं, यानी अब तीनों का रिजल्टेंट मिलेगा। तो R1 के हेड पर C1 का टेल रखा, तो इन दोनों का परिणामी सदिश कौन होगा, तो पहले वाले का टेल और अंतिम वाला का हेड, तो ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये हो गया R। अब ये R क्या हुआ, तो R जो मिला है वो मिला है R1 और C को जोड़ने से, और ये जो R बराबर हो गया, R1 किसको किसको जोड़ने से मिला है, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B,
और प्लस इसी में क्या हो गया वेक्टर c। तो r जो है वो तीनों सदिशों का योगफल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 3 वेक्टर हो या 4 वेक्टर हो उसको आप हेड टू टेल मेथड से जोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो पॉलीगॉन थ्योरम है वो 5, 10, 15 ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने का लॉ है, ज़्यादा वेक्टर को जोड़ने का नियम है। तो इस नियम में क्या है, पहले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे एक बहुभुज बनाइए, कैसा भी एक बहुभुज बनाइए। बहुभुज समझते हैं आप बोलते हैं 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, 4 सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से 5 हो, 6 हो, मतलब साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स जो होते हैं वो बढ़ते चले आते हैं, तो उसको हम नाम नहीं रख करके पॉलीगॉन कहते हैं। वो चाहे पंचभुज हो या षष्ठभुज हो या अष्टभुज हो, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, बहुभुज कहलाते हैं, पॉलीगॉन कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे एक बहुभुज बना लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब इसमें कितने साइड है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइड है। चलिए यहां से यहां तक हम इसमें एक एरो लगा देते हैं। अब यह जो है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि यह एक तीर हो गया और तीर के पास लंबाई तो परिमाण होगा और ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर ए। इसमें हमने ये वाला ये वाला जो साइड है बहुभुज का ये वाला भुजा है, इसमें भी ये तीर लगा दिया इसी डायरेक्शन में और इसको नाम दे दिया वेक्टर बी। फिर इसमें यहाँ पे तीर लगा दिया और इसको नाम दे दिया वेक्टर सी, और यहाँ पे एक तीर लगा दिया, इसका नाम दे दिया वेक्टर डी, और यहाँ पे एक तीर लगा दिया, इस वेक्टर का नाम हो गया ई। ठीक है, हमने 5 वेक्टर लिए, ए बी सी डी और ई। इन पांचों को एक साथ ऐड करना है, ठीक है। तो यदि यह एक बहुभुज के रूप में है और कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6, यह बहुभुज 6 भुजा का है, जिसमें से वेक्टर कितने हैं, 5 वेक्टर को ऐड करना है। तो अगर इन 5 वेक्टरों को जोड़ना हो, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है। तो 5 वेक्टर है, 5 सदिश है, तो एक साइड बढ़ा करके, एक भुजा बढ़ा करके उसे आप एक पॉलीगॉन बनाइए, ठीक है। तो जो अंतिम भुजा होगा, जो इनवा, जो लास्ट वाला साइड होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये जो तीर लगाना है ये ऐसे नहीं लगाना है, जो ये वाला लास्ट वाला आपने ये वाला लाइन छोड़ा है इसको उल्टे डायरेक्शन में, ये जो आप इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहे थे, ये वाला अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ऐसा। तो ये जो तीर होगा, ये इन पांचों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, परिणामी सदिश होगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि यदि आप सदिश ए को, बी को, सी को, डी को और ई को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आर। तो पांचों सदिश को आप जब जोड़ेंगे तो आपको कौन सा वेक्टर मिलेगा, आर, और वो इन सब में कौन होगा, तो ये वाला हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज से समझते हैं। क्या है, यदि n अशून्य सदिश को किसी बहुभुज की n-1 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो इस बात को समझिए क्या कहा गया। यदि n अशून्य, तो हमने 5 वेक्टर लिया है तो वैल्यू कर लेते हैं 5। तो 5 अशून्य सदिश, अशून्य सदिश का मतलब है कि वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य नहीं हो, ठीक है, उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो। तो 5 वेक्टर है हमारे पास, को किसी बहुभुज की n-1 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए। मतलब आपको एक ऐसा बहुभुज बनाना है, किसी बहुभुज की n-1 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, यानी 5 अशून्य सदिश है। तो इस 5 अशून्य सदिश को किसी बहुभुज की n-1 भुजा द्वारा दिखाना है। ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूं, यदि n अशून्य सदिश को किसी बहुभुज की n-1 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो जैसे कहने का मतलब इसमें जो है सो कि कितने भुजाएं, इस बहुभुज में कितने भुजाएं, तो आंसर है 6। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस बहुभुज में 6 भुजाएं, बहुभुज में कितने भुजाएं, 6। लेकिन इसमें जो वेक्टर है वो कितने हैं, 5। तो 5 वेक्टर को हम एक बहुभुज के रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पांचों सदिश है वो n-1, यानी जो ये बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 है, उसमें से 1 घटाएंगे, 6 में से 1 गया तो कितना, 5। आई बात समझ में। तो 5 सदिश को एक बहुभुज के रूप में दिखा रहे हैं, जहां
जो पांचों वेक्टर्स है वो n-1 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित है। मतलब जितने भुजा का बहुभुज है उससे एक कम भुजा द्वारा सभी सदिश को प्रदर्शित कर देना है। तो उसकी जो अंतिम भुजा होगी अर्थात nवीं भुजा, उस बहुभुज की जो अंतिम भुजा होगी nवीं भुजा लास्ट वाली, वो भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है, रिजल्टेंट वेक्टर को दर्शाती है। फिर से यदि n अशून्य सदिश को किसी बहुभुज की n-1 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो अंतिम भुजा अर्थात nवीं भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये आपका पॉलीगॉन थ्योरम है। इस पे हम लोग एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे आपको कहा गया कि 10 सदिश दिए गए, ठीक है, 10 सदिश आपको दिए गए हैं और उनको जोड़ना है। तो 10 सदिश का मतलब क्या, 10 तीर होगा, ठीक है, उनके अलग अलग डायरेक्शन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या कहा जा रहा है कि यदि n अशून्य सदिश को किसी बहुभुज की n-1 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, जब आपको n सदिश दिया गया है तो आप n सदिश को किसी बहुभुज की n-1 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करना है। मतलब वह बहुभुज अगर 11 भुजा का होगा तब आप उसके 10 भुजा को सदिश के रूप में दर्शा सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो हम जो बहुभुज बनाएंगे उसकी भुजा कितनी होगी, 11, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 5 सदिश ले लें तो बहुभुज कितने भुजा का बनाएंगे, 6 भुजा, क्योंकि उसके 5 भुजा को तो सदिश के रूप में रिप्रेजेंट कर देना है, दर्शा देना है। ये बात वही कह रहा है, यदि n अशून्य सदिश को बहुभुज की n-1 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, जो बहुभुज हम बना रहे हैं उसके n-1 भुजा द्वारा सदिश को दर्शा देना है, तो एक बचना चाहिए और जो बचेगा वही विपरीत दिशा में रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि हम 7 सदिश को ऐड करना है 7 वेक्टर को, तो हमें कितना करना होगा, 8 भुजा वाला एक पॉलीगॉन बनाना होगा, 8 साइड वाला, ठीक है। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का, ठीक है। अब आप कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से प्रारंभ कर लेते हैं। इधर एरो लगा लीजिए, ये एक एरो हो गया, ये एरो हो गया, इस तरीके से आप तीर लगा लीजिए, ठीक है। तो ये पहला वेक्टर हो गया A, दूसरा वेक्टर B, तीसरा C, चौथा D, पांचवा E, छठा F, सातवां G, ठीक है। तो ये 7 वेक्टर हो गए और सातों वेक्टर को हमें ऐड करना है। तो सातों को जब जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, परिणामी क्या आएगा, तो ये वाला 8वां साइड, मतलब अंतिम भुजा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां। तो हम बोलेंगे कि भाई ये अष्टभुज है। इस बात को जरा समझिए, ये 8 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, 8 साइड वाला एक पॉलीगॉन है। तो मैं ऐसे पूछूं कि बताइए इनवी भुजा कौन सा हुआ, तो 8वां हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से यदि प्रारंभ कीजिएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां। तो ये जो साइड है बहुभुज का, ये क्या हो जाएगा, 8वां। यदि आप यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो ये 8वां हो जाएगा, यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो इसके ठीक पहले वाला 8वां हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप जहां से भी प्रारंभ कीजिएगा ठीक उसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, लास्ट भुजा हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वेक्टर A, ये B, ये C, D, E, F, G, तो 7 वेक्टर है, लेकिन ये 8 भुजा वाला एक पॉलीगॉन है जिसमें 7 भुजा की सहायता से 7 सदिश को दिखाया गया है। ये बात वही बोल रहा है, मैं बार बार वही रिपीट करना चाहता हूँ कि यदि n अशून्य सदिश को, अशून्य मतलब इसका परिमाण कुछ ना कुछ हो, तो n अशून्य सदिश को बहुभुज की n-1 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए। मतलब यदि 5 वेक्टर है तो एक ऐसा बहुभुज बनाइए कि उसके एक भुजा, मतलब n-1 भुजा द्वारा 5 वेक्टर को दिखाया जा सके। तो आप षष्ठभुज बनाइएगा तब ना 6 में से, मतलब 6 भुजा वाला पॉलीगॉन बनाइएगा तब ना 6 में से 1 घटाइएगा तो 5 भुजा की सहायता से 5 सदिश को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मैं बार बार थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा इस बात को क्लियर कीजिए। तो यहाँ पे यदि n अशून्य सदिश को बहुभुज की n-1 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए
तो बहुभुज की अंतिम भुजा जो होगी अर्थात एनवी भुजा विपरीत दिशा में मतलब ये जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं इन लोगों का देखिए एक डायरेक्शन का पैटर्न है, तो इसके विपरीत यानी यहाँ से ये उल्टा पहले वाला से इसका विपरीत डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में ये जो हमारा वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये परिणामी सदिश होगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि सबका परिणामी सदिश है, सबका योगफल है, ए बी सी डी ई एफ जी सबका योगफल है। आई बात समझ में? अब इसको यदि समझना चाहते हैं कि कैसे, तो आप हेड टू टेल मेथड जानते हैं, वहां से समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको बस ये लास्ट एग्जांपल है, मैंने आपको बोला 2 4 6 8 5 3, यहाँ पे 3 3 6 और यहाँ पे 4, ये 7 वैल्यूज आपको दिए गए हैं। तो आप कैसे जोड़ेंगे इसको? तो आप क्या करेंगे, किसी 2 को ऐड करेंगे, 4 2 6, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे 6 6 12। कैसे जोड़ते हैं उस पर गौर कीजिए। आप जो बचपन में सीखे हैं वही बात थोड़ी सी यहाँ पे है, थोड़ा सा वेक्टर है और तीर वगैरह है तो कंफ्यूजन हो रहा होगा, डर लगता होगा, लेकिन बात वही है। कैसे जोड़ते थे? 2 4 6, 2 को हमने पहले जोड़ा, उसका मिला 6, 6 में तीसरा 6 6 12 12 8 20 20 5 25 25 3 28 28 4। आप गौर कीजिए, पहले 2 को जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद जो आया उसमें तीसरे को जोड़ रहे हैं, फिर कुछ मिला उसमें अगला वाला जोड़ दिया, फिर कुछ मिला उसमें अगला वाला जोड़ दिया, फिर कुछ मिला उसमें अगला वाला। इस तरीके से हम ऐड करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो जरा समझिए कि हेड टू टेल मेथड से अगर ध्यान से देखें तो पहला सदिश ये है और इसके हेड पर सदिश बी का टेल है ये। तो ए और बी को यदि जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा? ये वाला, ये मिलेगा कि नहीं? अब इसको हम बोल रहे हैं R1, ये मिलेगा। अच्छा, अब ए और बी को जोड़ने से क्या मिला? R1। अब R1 को R1 में C जोड़िए, R1 में C जोड़िएगा तो R1 के हेड पर C का टेल हो गया, तो यहाँ एक परिणामी सदिश मिलेगा, इसको आप बोल दीजिए R2। लेकिन मैं आपसे पूछूं तो क्या है R2 क्या है? मैं पूछूं कि R2 क्या है तो बताइए। तो R2 जो है वह R1 और C का योगफल है, लेकिन R1 किसका योगफल था? तो R1 A और B का योगफल था। R1 जो था वो तो A और B का योगफल था। तो R2 में कौन कौन आ गया? A आ गया, B आ गया, C आ गया। ये बात समझ में आ रही? इस तरीके से सोचिए कि R2 के हेड पर, ध्यान से देखिए, R2 के हेड पर क्या है? D का टेल है। तो ये जो होगा, जो R4 जिसको हम लोग बोलने जा रहे हैं वो क्या है? R3 बोल दीजिए इसको। तो R2 और D को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? R3। फिर R3 के हेड पर, क्योंकि तीर तो ऐसा हो रहा है, फिर R3 के हेड पर E का टेल है, तो एक रिजल्टेंट आपको ऐसा R4 मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं? फिर R4 के हेड पर F का टेल है, तो परिणामी सदिश एक आपको ऐसा मिल जाएगा, इसको आप R5 बोल सकते हैं। आई बात समझ में? अब आपसे पूछा जाए कि R5 में कौन कौन है, तो R5 में F है और R4 है। और R4 का मतलब क्या है? तो R4 का मतलब है कि R3 और E का योगफल। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि R5 में ये जो परिणामी सदिश R5 है, इसमें A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है और F भी है। मतलब ये जो R5 है ये सभी सदिशों के योगफल के बराबर है, R5। अब R5 में जब आप G जोड़ेंगे तो आपको ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? R5 के हेड पर G का टेल है, तो ये वाला, तो परिणामी सदिश ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये फाइनली इसको हमने क्या दिखा रखा है? R। तो R क्या हो गया? वो जो है आपका वो G और R5 का योगफल है। तो R5 में सब था, यहां से लेकर के यहां तक, और उसमें G। तो A B C D E F 5 वेक्टर इधर और G ये छठा, सभी को सॉरी A B C D E F 6 वेक्टर इधर था और एक G सातवां, सातों वेक्टर का योगफल कौन है? R। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप हेड टू टेल मेथड से समझ ही सकते हैं कि बहुभुज नियम कैसे सही है और कैसे हमको सही समझा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको 5 4 10 वेक्टर दिए जाए, उस जितना वेक्टर हो उससे एक ज्यादा साइड वाला बहुभुज बना लीजिए, एक ज्यादा अधिक
भुजा वाला बहुभुज बनाइए और जितने सदिश हैं उसको दिखाइए, और जो अंतिम भुजा होगा वो उस विपरीत दिशा में अपोजिट ऑर्डर में लीजिएगा, तो वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, परिणामी सदिश को दर्शाएगा। ठीक है।